प्रकृति मानव से निस्वार्थ प्रेम करती है, इसलिए मानव का कर्तव्य है कि वो प्रकृति से अगर निस्वार्थ प्रेम नहीं कर सकता तो उसकी रक्षा अवश्य करें। नमस्कार 10th क्लास। आज इस वीडियो में हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की हमारी तीसरी कविता जो कवि देव द्वारा रचित है उसको पढ़ेंगे। कवि देव की आपकी पाठ्य पुस्तक में 3 छंद दिए गए हैं, एक सवैया 2 कवित। सवैया हमने पढ़ लिया है और 2 कवित है, तो पहला कवित है वो पढ़ेंगे हम। कवित एक छंद होता है जिसमें वर्णों का नियम होता है, इसीलिए कवित छंद को वर्णिक छंद कहा जाता है, जिसके अंदर 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। कवित छंद में प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 31 और 15 और 16 पर यति। 15 और 16 पर क्या होता है? ठहराव होता है। और अंतिम चरण में क्या होता है? गुरु होता है, उसको कहते हैं कवित छंद। इस कवित के अंदर कवि देव ने बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया है। हमारी 6 ऋतुएं होती हैं, कौन सी? गर्मी, सर्दी, बरसात, बसंत, हेमंत, शिशिर। जैसा कि हम जानते हैं कि बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा गया है, ऋतुओं का राजा माना गया है, इसीलिए तो कोई कवि भी बसंत के सौंदर्य का चित्रण करने से नहीं हटा। लेकिन जो कवि देव ने बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया है, शायद ही किसी कवि ने किया हो, क्योंकि उन्होंने तो परंपरा से हट करके इसके सौंदर्य का वर्णन किया है। बसंत ऋतु के अंदर पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, फूल खिल जाते हैं, फूलों से सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है। इसीलिए कवियों ने अपनी कल्पनाएं किस प्रकार से बसंत ऋतु के अंदर की है कि प्रकृति के अंदर इतना सौंदर्य भर जाता है कि हर व्यक्ति प्रेम और सौंदर्य का गुणगान करने लग जाता है। हर कवियों ने नायक नायिकाओं का वर्णन, प्रेम का, वियोग का, इस तरह का वर्णन बसंत ऋतु के अंदर किया है। लेकिन कवि देव ने बसंत ऋतु में उत्साह, जोश, प्रेम, सौंदर्य, मस्ती, इसका वर्णन नहीं किया। उन्होंने तो बसंत को बच्चा माना है, एक बालक के रूप में बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया है, बड़ा ही सुंदर। जिस प्रकार से किसी घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो घर वाले कितने खुश होते हैं, उस घर में कितनी खुशियां आ जाती है, और घर के सभी लोग मिलकर उस बच्चे के आगमन में कैसी तैयारी करते हैं कि कोई बच्चे को नहलाता है, कोई कपड़े लेके आता है, कोई ताली बजाता है, कोई गीत गाता है, कोई लोरी देता है, कोई उसकी नज़र उतारता है। कवि ने ऐसा ही वर्णन किया है बसंत ऋतु का कि बसंत ऋतु जब प्रकृति में आती है तो प्रकृति उसकी तैयारियां किस प्रकार से करती है। जैसे किसी के घर में बच्चा जन्म लेता है और घर वाले उसकी तैयारी करते हैं, उसी प्रकार से प्रकृति भी बसंत ऋतु को एक बच्चे की तरह सजाती है और सारी प्रकृति खुशनुमा हो जाती है। डार दरुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। कवि देव ने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए बसंत को एक बच्चा माना है और इस प्रकृति को उस बच्चे का पूरा परिवार माना है कि जब बसंत आता है, बसंत रूपी बालक जब प्रकृति के अंदर आता है तो डार होती है, डालियां, दरुम होते हैं पेड़, पलना पालना, जो छोटे बच्चे के लिए पालना होता है ना, झूला, बिछोना बिछाना होता है, नव नए पल्लव पत्ते, कि बसंत रूपी बालक के आते ही प्रकृति जैसे नए नए पत्तों से
बिछोना बना देती है पलने का। और पलना कौन बनता है? द्रुम यानी कि पेड़, डार मतलब डालियाँ। पेड़ की डालियाँ बसंत रूपी बालक के पलने का काम करती है। और उस पलने में बिछोने का काम कौन करता है? नव पल्लव, नए नए पत्ते। कहने का मतलब क्या है कि जब बसंत ऋतु आती है तो प्रकृति के अंदर डालियाँ, पेड़ पौधे नए नए पत्तों से भर जाते हैं। और कवि कल्पना करता है जैसे कि बसंत ऋतु आते ही प्रकृति ने उसका झूला बना दिया है डालियों का, और नए नए पत्ते बसंत ऋतु को झूला देने के लिए पल्ला बन गए हैं। और नए पत्ते उसके अंदर क्या है? बिछोने का काम कर रहे हैं। सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी ले। सुमन फूल, झिंगूला क्या होता है? झुग्गे टोपी, जैसे हम छोटे बच्चे के लिए कहते हैं ना कि कोई झुग्गा टोपी लेके आया है, उसी को ही झिंगोला कहा गया है। मतलब बच्चे के कपड़े। बच्चा तो बिल्कुल छोटा होता है और कपड़े लेके आते हैं नाना नानी, मौसा मौसी, बुआ फूफा, तो वो कपड़े उसके नाप के नहीं होते, ढीले ढाले होते हैं। ढीले ढाले जो बच्चों के कपड़े होते हैं ना, उसी को ही झिंगोला कहते हैं। जब बच्चे को पहनाते हैं तो किस प्रकार से वो बड़े बड़े रहते हैं और बच्चा उसके अंदर कितना सुंदर लगता है। बस यही बिंब प्रस्तुत कवि ने यहाँ किया है। सोहे सुंदर लग रहे हैं तन, शरीर पर छवि चमक भारी, अत्यधिक बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। कि बसंत रूपी बालक के फूलों का जो ढीला ढाला, फूलों के जो ढीले ढाले वस्त्र हैं वो शरीर पर बड़ी चमक पैदा कर रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि बसंत ऋतु आते ही अत्यधिक मात्रा में सुंदरता देने के लिए प्रकृति में फूल ही फूल खिले जाते हैं। और कवि कल्पना करता है कि जैसे ये सुंदर ही सुंदर फूल है ना, वो बसंत रूपी बालक के झिंगोले बने हुए हैं, ढीले ढाले वस्त्र बने हुए हैं और बसंत रूपी बालक के शरीर की सुंदरता बढ़ा रहे हैं। पवन जुलाए के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। प्रकृति में जब बसंत ऋतु आती है तो ठंडी ठंडी हवा चलती है, पशु पक्षी चहकने महकने लग जाते हैं। इसी का वर्णन कवि ने किया है, लेकिन परंपरा से हट करके। किस प्रकार से कि कवि को लग रहा है केकी होता है मोर, कीर होता है तोता। केकी, मोर, कीर, तोता बतरावी बातें करते हैं। कवि कह रहे हैं कि पवन धीमी धीमी चल रही है, जैसे बसंत रूपी बालक को झूला दे रही है। और कोयल और तोता जैसे आपस में बतला रहे हैं, उस बच्चे को, बसंत रूपी बच्चे के साथ बातें कर रहे हैं। जब छोटा सा बच्चा घर में होता है तो वो बोलना नहीं जानता, लेकिन फिर भी हम उसके साथ बातें करते हैं तोतली आवाज़ में, मधुर मीठी आवाज़ में। बस वही चित्रण कवि ने किया है। कवि को लग रहा है कि बसंत रूपी बालक को जैसे तोता और मोर बतलाने का काम कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि बसंत ऋतु आते ही प्रकृति में तोता, मोर सुंदर सुंदर आवाज में बोलने लग जाते हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। तारी का मतलब ताली बजाना, हुलसावे का मतलब है आनंदित करना, खुश करना। कोकिल, कोयल। कोयल क्या कर रही है? बसंत ऋतु आते ही कोयल मीठी मीठी बोलना शुरू हो जाती है। बस इसी का वर्णन कवि ने एक बालक के साथ किया है कि जब बसंत ऋतु बालक आता तो कवि को लगता है कि जैसे कोयल उसको आनंदित करने का काम कर रही है, ताली बजा बजा करके। ताली बजाने का मतलब है उसकी तीखी जोर की आवाज। भाव क्या है? कवि बता रहे हैं कि बसंत ऋतु आते ही तोता, मोर, कोयल खुश होकर के अपनी मीठी आवाज में बोलते हैं। पुरित पराग सो उतारो करे राई नून, कंज कली नाई का लतान सिर सारी दे। इन पंक्तियों में कवि ने कमल की कली और पुष्प कण कितनी अत्यधिक मात्रा में भर जाते हैं इसका चित्रण किया और उदाहरण बड़ा सुंदर प्रस्तुत किया है
कि जब किसी के घर में छोटा बच्चा जन्म लेता है और अगर वो रोने लग जाए या थोड़ा बहुत बीमार हो जाए तो घर वालों को लगता है कि इसको नज़र हो गई, और फिर उसकी वो घर में कोई बड़ी औरत होती है वो नज़र उतारती है। उसी प्रकार से कवि ने ये चित्रण किया है कि बसंत रूपी बालक का नज़र उतारने का काम कौन करता है। पूरित पराग पुष्प कण, कली के फूलों के जो कण होते हैं, पुष्प कण जिसको बोलते हैं, रज कण, सो उतारो, उतारे होते हैं नज़र उतारना, उतारो का मतलब नज़र उतारना। करे करती है राई, राई नून नमक, राई और नमक मिला करके जैसे नज़र उतारते हैं किसी छोटे बच्चे को, तो यहाँ कवि ने बताया राई और नमक से नज़र उतारी जा रही है। राई और नमक कौन बने हैं बसंत ऋतु के लिए? पुष्पकण, पूरित पराग पुष्पकण, फूलों के जो रजकण हैं वो राई और नमक बने हुए हैं। किसके? कंज कली, कमल की कली के, कमल की कली के पराग कण के जो होते हैं, जो पुष्प का कण होते हैं, वो राई और नमक का काम कर रहे हैं। नाई का कंज कली, कमल की कली, कमल की कली क्या बनी है? नाई का बनी हुई है। लतान लताएं सिर, सिर पर सारी सारी दे करके, जिस प्रकार से बच्चे की नज़र उतारते हैं तो इस तरह से औरतें करती हैं कि वो बोलती नहीं है, सिर पर साड़ी रखती है, फिर नज़र उतारती है। तो कवि ने यही बिंब प्रस्तुत किया है। कवि को लग रहा है कि कमल की कलियां इतने अधिक मात्रा में वातावरण में आ जाती है, इतने अत्यधिक मात्रा में कमल के फूल खिल जाते हैं, उसकी कलियां ही कलियां दिखाई देती है। तो कवि को लग रहा है कि जैसे कमल की कलियां तो तैयारी कर रही है बसंत रूपी बालक की नज़र उतारने की, नज़र उतार रही हैं वो। लतान लताएं, लताएं लताएं वातावरण में, लताएं यानी कि वो बेलें होती हैं, लताएं लताएं फैल जाती है हरी भरी। तो साड़ी का काम कौन कर रही है? लताएं, कि जैसे कमल की कली तो नज़र उतार रही है और सिर पर साड़ी का काम लताएं कर रही है, और पुष्प कण राई और नमक बने हुए हैं, और ये सब मिलकर के कवि को लग रहा है कि बसंत रूपी बालक की नज़र उतार रहे हैं। मदन महिप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। मदन किसका पर्यायवाची शब्द है? मदन किसका नाम है? कामदेव का। कामदेव कौन? सौंदर्य के देवता कामदेव माने जाते हैं। सुंदरता के जो देवता हैं वो कामदेव हैं। कवि ने बसंत ऋतु रूपी जो बालक है उसको क्या कहा है? महिप होता राजा, कि जो कामदेव राजा है उसके लड़के के समान है बालक, उसके बच्चे के समान बसंत। कवि को लग रहा है कि बसंत इतना सुंदर है, बसंत ऋतु इतनी सुंदर है जैसे वो कामदेव का पुत्र हो। इतना अधिक सुंदर है बसंत ऋतु, इतनी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं कि बसंत ऋतु कितनी सुंदर होती है। कवि कह रहे हैं जैसे कामदेव राजा का पुत्र है, सौंदर्य के देवता का लड़का है बसंत। और उस बसंत रूपी बालक को प्रातः ही सुबह सुबह जगावत, जगाने का काम करता है कौन? गुलाब। कैसे? चटकारी दे, चुटकी बजा बजा करके। बड़ा सुंदर बिंब प्रस्तुत कवि ने कैसा किया है? बिंब, सर्व्य बिंब, चट चट की ध्वनि, सर्व्य बिंब कितना सुंदर प्रस्तुत कवि ने यहाँ किया है। कि क्या कह रही हैं कवि? कि सुबह सुबह जगाने का काम, जैसे छोटा बच्चा होता है, कोई उसका काम कोई नहीं होता सुबह जागने का, लेकिन उसको गोद में लेने के लिए, उसको खिलाने के लिए घर वाले क्या हैं, चुटकी या ताली बजा बजा कर उसको जगा देते हैं। और कवि यही कह रहे हैं कि बसंत रूपी बालक को जगाने का काम गुलाब कर रहा है, चुटकी बजा बजा करके। गुलाब कैसे भाई चुटकी बजा देगा? कि जब गुलाब की कली फूल के रूप में होती है, जब फूल खिलता है, कली से फूल बनता है, तो उसमें से चट ध्वनि की आवाज़, चट ध्वनि निकलती है, चट आवाज़ निकलती है।
और बसंत ऋतु आते ही तो गुलाब ही गुलाब खिल जाते हैं। जब इतने गुलाब एक साथ खिलते हैं तो चट चट की आवाज़ आती है। तो कवि कल्पना कर रहा है कि ये जो चट चट की आवाज़ है मानो बसंत रूपी बालक को चुटकी बजा बजा करके जगाने का काम कर रहे हैं। प्रसंग किस प्रकार से आप लिखोगे इसका? प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में कवि देव द्वारा रचित कवित छंद से अवतरित है। इसमें कवि ने प्रकृति में बसंत ऋतु के सौंदर्य का मानवीकरण किया है। काव्य सौंदर्य कम से कम आपकी 10 लाइन। पहली पंक्ति में, जैसे मैं हमेशा ही कविता के अंदर बताती हूँ जब काव्य सौंदर्य करवाती हूँ तो, कि भाव लिखो। मुख्य बात क्या है? तो यही बात आप लिखोगी कि कवि ने बसंत ऋतु के आगमन के सौंदर्य का मानवीकरण किया है। कवि ने बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया किसी भी प्रकार से। कवि देव की ब्रज भाषा थी तो कोमलकांत पदावली में ब्रज भाषा का सुंदर वर्णन किया है। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। तत्सम और तद्भव शब्दों की अधिकता है कविता के अंदर, जैसे कि हमने पढ़ा था। कवित छंद है और वात्सल्य रस है। श्रृंगार रस के अंदर ही माने जाते हैं वात्सल्य और भक्ति रस। जहाँ बच्चे से प्रेम का जिक्र होता है वहाँ वात्सल्य रस होता है, और वात्सल्य रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस के अंदर माधुर्य गुण आता है। कोमलकांत पदावली जहाँ हो वहाँ माधुर्य गुण है, तो वात्सल्य रस के साथ माधुर्य गुण है। गतिशील दृश्य बिंब है और सर्व्य बिंब भी है। तीनों ही आप यहाँ लिख सकते हो। गतिशील दृश्य सर्व्य बिंब का सुंदर चित्रण कवि ने किया। पूरी की पूरी जो ये पद्यांश है उसके अंदर जो दृश्य है, चित्रात्मक शैली है, सारा का सारा दृश्य हमारी आंखों के सामने, कैसे फूल खिल रहे हैं, किस प्रकार से बाद में कोयल बोलती है, बाद में झूला देते हैं, बाद में क्या क्या काम होता है। गतिशील का मतलब आगे से आगे चलते रहना, कि जो बिंब है, जो परछाई, जो छवि हमारे आंखों के सामने आगे से आगे बदलती जा रही है। संगीतात्मकता है, कविता गाई जाने वाली है। प्रकृति का मानवीकरण किया है। और अलंकार कौन से हैं? अनुप्रास, मानवीकरण और रूपक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार बहुत जगह है इसके अंदर, आप देख सकते हो बहुत ही जगह। हलावे, हुलसावे, पूरित पराग, बहुत ही जगह है पूरी की पूरी कविता के अंदर। मदन महिप और प्रकृति का मानवीकरण किया है पूरा का पूरा। तो मानवीकरण की लाइन अलग से भी लिख सकते हो, और मानवीकरण अलंकार है ये भी आप लिखोगे, ठीक है। और रूपक अलंकार कहाँ है? मदन महीप जूं को बालक बसंत। बसंत पर आरोप किसका है? मदन यानी कि कामदेव के लड़के, कामदेव के लड़के के समान बसंत ऋतु है। तो यहाँ आपका रूपक अलंकार रहेगा। आशा है कि आपको अच्छे से कविता समझ में आ गई होंगी। घर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।